हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब तक मेरा नाम भी पता चल गया होगा, क्या है, प्रशांत माहेश्वरी। ऑलराइट, तो मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चैप्टर थ्योरेटिकली बच्चों कंप्लीट हो गया, लास्ट वाले वीडियो में उसे कंप्लीट कर दिया था अपन ने। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला आपको सभी को पता है, एबेसिडर वाले सवाल करेंगे जिसे हम वस्तुनिष्ठ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पहले, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। तो पहले वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं जो छोटे 1 लाइन के जो क्वेश्चन है ना उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँच पाएँ। ऑलराइट, चलिए, तो आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन, वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो सवाल करना चालू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ भाई, क्या बोल रहा है वो, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n बराबर 5 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। थोड़ा सा समझिए, देखिए, मूल अवस्था में ऊर्जा, मूल अवस्था मतलब पहले तो हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि Z बराबर 1 फिक्स है और मूल अवस्था n बराबर 1 होती है। ठीक है, और इस n बराबर 1 में तो मैं लिख सकता हूँ E1 में उसने ऊर्जा हमें कितनी दी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही होता है, हमें भी पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा के अंदर इतनी ही ऊर्जा होती है, पहली अवस्था में इतनी ही ऊर्जा होती है, कक्षा नहीं, पहली अवस्था में इतनी ही ऊर्जा होती है। अब पहले ऊर्जा स्तर में दे रखा है और पूछ रहा है 5वें ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा होगी। तो हमने बोला कि जब हम E का फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसका, ऊर्जा का, nवें कक्षक में, तो वो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए R डैश डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ऐसा ही होता है। R देखो, और पहले के लिए अगर मैं काम करूं तो मैं E1 लिखूं, E1 बराबर क्या, R डैश डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। इसका मतलब E1 का मान उन्होंने दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो R डैश का मान भी उतना ही रखा जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, वैसे भी R डैश का मान, अब थोड़ा सा ये समझने लायक बात है, मैं फॉर्मूले में एक दिक्कत कर रहा हूँ। क्या दिक्कत कर रहा हूँ, माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए। तो फिर -R डैश बराबर इतना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वैसे भी R डैश का मान प्लस का ही होना चाहिए, बात और ध्यान में रखना। चलिए, तो ये हमें पता चला। अब जब मैं 5 के लिए निकालूंगा, हालांकि मेरे को इतनी रामायण करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस ऐसा का ऐसा, R डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 5 का स्क्वायर कितना, 25। बच्चों ये मैंने सॉल्व करवाया, आपको करवाया नहीं करवाया, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाग लगाओगे तो, और यहाँ पे किसका निशान आना चाहिए, माइनस का। अरे ये चीज़ मैंने सॉल्व करा रखी है, 5वें कक्षक तक तो मैंने सॉल्व करवा रखा है। चलिए देखो, इसमें से कोई मैच कर रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर कितना दिया हुआ है, यह फॉर्मूला तो हमें पता है भाई, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। भाई R डैश का मान पहले से रखा हुआ है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षक से द्वितीय कक्षक में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पहले ऊर्जा स्तर से कहां पर भेजना है, दूसरे ऊर्जा स्तर में भेजना है, तो आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, डेल E, और डेल E बराबर क्या होता है, En2 माइनस En1। En2 मतलब दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा माइनस पहले ऊर्जा स्तर में ऊर्जा, ये तो होगी। पहले देखो n का मान रखते जाओ, तो E2 मतलब माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का स्क्वायर, माइनस E1 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का स्क्वायर। बताओ भाई, ऐसा ही लिखूं क्या, मान ही तो पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, जो बोल रहा है वही काम कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, भी होगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और उसमें भाग लगेगा किसका, 4 का, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता, ठीक है। चलिए, इसमें भाग लगाओगे तो आप सभी को पता है, ये तो सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, कितना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
घटाओ भी 13.6 में से 3.4 कितना 10.2 आएगा नहीं आएगा, और वो भी प्लस का या माइनस का, अरे प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कितनी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ना तो वो पहले कक्षक से कहाँ चला जाएगा, दूसरे कक्षक में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको पता चल रहा होगा पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, तो ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से आप खुद कर लेंगे, मुझे पता है। देखो फॉर्मूले अगर आपको बच्चों पता है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता सवाल करने से। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल किस चीज़ का खेल है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले पता होंगे ना और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे ना उतना ही जल्दी न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल, मैंने आपको उतारने के लिए समय नहीं दिया है क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होगी। ऑलराइट, तीसरा सवाल देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है, तीसरी से दूसरी, ध्यान में रखना, N2 उच्च ऊर्जा स्तर 3, N1 निम्न ऊर्जा स्तर 2, तीसरी से दूसरी में आ रहा है, कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य निहायत ही सिंपल है, हाइड्रोजन बोल रखा है बच्चों, क्या होगा 1/λ इज इक्वल्स टू R, क्या भाई 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए R तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन में पता चल रहा है हमें कि R चाहिए, उसे मान नहीं रखवा रहा वो, N1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा क्या R 1/4 माइनस 1/9, लघुत्तम लो बच्चों 36 आएगा क्या, 9 को 4 से गुणा करो 36, इधर आएगा 9, इधर आएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 5R/36। ठीक है, ये क्या है 1/λ है, हमें चाहिए क्या लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 36/5R। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सिंपल था बच्चों, सिर्फ फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करनी थी और क्या थी, ध्यान में रखना 1/N1 का स्क्वायर पहले है, फिर N2 का स्क्वायर बाद में आएगा, ये फॉर्मूले में ध्यान में रखना। बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे N2 का स्क्वायर और फिर इधर N1 का स्क्वायर कर जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ऑलराइट, तो ऑप्शन देखो 36/5 से। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है, ध्यान में रखो, लाइमन कौन से में, पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर दृश्य क्षेत्र में, और फिर पाश्चन फुंड ब्रैकेट, ये सारे के सारे अवरक्त क्षेत्र में। तो यहाँ पे तो कौन सा आएगा, पराबैंगनी भाग आएगा बच्चों। ठीक है, कर लोगे पराबैंगनी भाग। ऑलराइट, दूसरा देखिए, किसी हाइड्रोजन परमाणु जो ऊर्जा स्तर n/4 तक उत्तेजित किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे में पहुंच गया, द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, मैंने बताया था ना स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 5th वन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैपिटल N बराबर क्या होती है, स्मॉल n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। स्मॉल n क्या है, जहां तक उसे उत्तेजित किया गया, कहां तक चला गया था, वो 4 तक चला गया था। चलिए तो n का मान 4, फिर 4 - 1 बटा क्या 2, ये तो कट जाएगा, ये तो 2 × 3 बराबर क्या 6, मेरे हिसाब से ये किया था क्या। चलिए तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं वो बताएगा, 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं वो दर्शाएगा भाई, पता चल गया क्या। चलिए एक चीज मैंने और आपको नहीं बताई बच्चों, ये 1/λ आपने 11th में पढ़ रखा है, ये भी एक भौतिक राशि है, इसे बोलते हैं तरंग संख्या। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग संख्या बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ये तरंग संख्या होती है 1/λ, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है और 1/λ क्या होती है, तरंग संख्या होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है, पढ़ लो खुद ही पढ़ लो, अच्छा सवाल है। पता चल गया होगा आंसर, हालांकि वैसे मैच नहीं करा लेकिन तो भी अपन को पता चल गया होगा आइडिया क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी के लिए लघुत्तम एवं अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। बताओ भी, लाइमन के लिए तो मैंने कैलकुलेट करवाई थी। लाइमन चालू होता है 912 से, खत्म होता है 1216।
ठीक है। अब यहाँ पे निकटस्थ देख लो कि कौन सी निकटस्थ पड़ रही है। 912 की जगह 909 है और 12 से 16 की जगह 1212 है, तो मेरे हिसाब से सबसे निकटतम वही दिख रही है। कैलकुलेट कर लोगे या बताऊं बच्चों? चलो बता देता हूँ। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर तरंग दैर्घ्य आपको मैक्सिमम ज्ञात करनी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा अंतराल न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि ये 1/daily होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। कैसे? ये ई भी मैंने समझाया बच्चों, ई बराबर क्या, एच न्यू, या डेली बराबर एच न्यू, तो डेली बराबर एच सी बटा लैम्डा। लैम्डा का आया नीचे, डेली का आया ऊपर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो जब हमें मैक्सिमम को ज्ञात करना होता है तो ऊर्जा अंतराल न्यूनतम होना चाहिए। और लाइमन श्रेणी है बच्चों, लाइमन श्रेणी के लिए n1 तो फिक्स है पहला, और n2 चेंज होता जाएगा लघुत्तम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए। अभी हम अधिकतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर रहे हैं, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए जस्ट ऊपर वाला कक्षक यूज करोगे आप। ठीक है, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए अंतिम कक्षक यूज करोगे। अंतिम मतलब अनंत वाला कक्षक यूज करोगे। तो इसके लैम्डा मैक्सिमम के लिए तो ये कॉम्बिनेशन, और लैम्डा मिनिमम के लिए क्या कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? n1 का मान तो फिक्स है लाइमन के लिए, n2 का मान कहाँ पर होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। फिर देखिए काम कैसे करेंगे, तो हमने लिखा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या होगा? r n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? समझिए, 1 में से 1/4 को घटाएं तो कितना आएगा? 3/4 आएगा, नहीं आएगा? और ये r रह गया। ये 1/λ है, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? 4 तो ऊपर 3 नीचे, गुणा होगा किससे? r नीचे चला जाएगा, 1/r। ठीक है, 1/r की वैल्यू मैंने बता रखी है, कितनी लिखोगे? 912। तो ये हुआ 4/3 गुणा 912 एंगस्ट्रॉम। काटोगे तो बताओ कितना आएगा? 304, और 4 से गुणा करोगे 1216। ठीक है ये बात। चलिए, यहाँ पे 1216 नहीं आ रहा, 1212 है, तो निकटतम 1212 था, तो हम वही यूज करेंगे। फिर इसके लिए देखो 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मान रखो r 1 का स्क्वायर माइनस अनंत का स्क्वायर, अनंत का स्क्वायर अनंत और 1/अनंत 0, तो खत्म हो गई इसकी रामायण। तो कितना आएगा? r आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा देवताओं? तो फिर ये 1/r और 1/r कितना? देख कर सकते हो ना भाई, r इधर आ गया, लैम्डा इधर चला गया, इतना ही तो करना था। ठीक, ये कितना? 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। हुआ हुआ ही बड़ा है, बच्चा क्या अभी। ऑलराइट, तो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 7वां सवाल देखिए एक बार के लिए। 7वां सवाल पढ़ लो बच्चों। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन दिया गया चित्र का पता नहीं है कहाँ पर। चलो तो भी बनाएंगे भाई, ऐसे कैसे? दिया गया चित्र किसी परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाता है। देखो वो चित्र दिया हुआ नहीं है, लेकिन चित्र को बनाएंगे, और वैसे सवाल बहुत बार आते हैं। अच्छा सवाल है ये। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 2e के स्तर से e स्तर के ऊर्जा में संक्रमित होता है तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का फोटोन उत्सर्जित करता है। ठीक है बात। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4e/3 के स्तर से ऊर्जा e के स्तर में संक्रमण करने पर उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? ओके, फोटोन की ऊर्जा पूछी है, कोई नहीं, ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब ऐसे बर्डन मत लेना। देखिए कुल मिलाकर के वो ई वाले ऊर्जा स्तर में ही आ रहा था, तो हमने बोला ई सबसे नीचे मानो। ठीक है, फिर एक ऊर्जा स्तर उसने 4/3 ई लिखा है, तो मैं उसको बीच में बनाऊंगा, क्योंकि उसने एक ऊर्जा स्तर 2e भी यूज किया है, तो 2e तो इससे ज्यादा था, इसलिए ये ऊपर आ गया। ये
दोनों के बीच में होना चाहिए था। संख्यात्मक मान देख लो ना, 1.33 होगा ये, 1.33 तो 2 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो समझना। जब इलेक्ट्रॉन 2e से किसमें e में जा रहा था, तब वो लैम्डा तरंगदैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित कर रहा था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो ये तो लैम्डा है इस केस में। अब क्या बोल रहा है, जब वो इससे इसमें आ रहा है तो वो कोई लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य का क्या कर रहा होगा, फोटोन उत्सर्जित कर रहा होगा। ऐसा ही तो बोल रहा है वो, है ना। ओके, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा 4e/3 स्तर से ऊर्जा e के स्तर में संक्रमण करने के लिए उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये जो फोटोन लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जित हुआ ना, उसकी ऊर्जा कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। देखिए किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपन ने देखा इस वाले के लिए h न्यू होगा क्या, ये फोटोन की ऊर्जा h न्यू यही होना चाहिए। चलिए, तो फोटोन की ऊर्जा मैं लिखूंगा डेल E बराबर h न्यू। ठीक है, तो डेल E क्या, 2e माइनस ई बराबर क्या, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ एच सी डिवाइडेड बाय ई। डन हुआ ये। चलिए, अब ये तो पहला केस था, केस फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में वो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, यही है। थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने लिखा इस बार डेल ई बराबर क्या होगा, एच न्यू तो होगा लेकिन न्यू डैश लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश ही बता रहे हैं, बराबर डेली। डेली बराबर कितना, तो हमने लिखा 4e/3 माइनस ई। इसमें से इसको घटाएंगे, इसकी ऊर्जा को घटाएंगे, यही काम करना है। बात समझ रहे हो क्या। अपन ने पहले क्या किया था, डेली कैसे लिखा था, उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को घटाया था। यहाँ पर अब इस संक्रमण की बात करेंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को घटाएंगे। तो 4e/3 में से ई को घटाओ आप, और क्या करना है, बराबर क्या बच्चों, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। चलिए, अब देखो ये कितना आया, इस चीज को समझो, ये कितना आ रहा है। तो मैं ये इस चीज को समझ पा रहा हूं और मैं लिखूंगा कि ई को अगर कॉमन ले लिया जाए या फिर 3 लघुत्तम ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4e-3e बराबर क्या, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। ऑल राइट, तो फिर ये कितना आएगा, समझिए, ये आएगा e/3 बराबर क्या, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य को ही पूछा जाना चाहिए था, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन देख लेंगे। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ही पूछी जानी चाहिए थी, तो लैम्डा डैश चाहिए, तो मैं बोलूँगा लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, समझिए, एच सी डिवाइडेड बाय ई, यही होगा। लैम्डा डैश इधर चला गया और ये 3 इधर आ जाना चाहिए, ऐसा ही होगा। वर्ष गुणा करने पर यही एडजस्टमेंट है। देखो ई का मान कितना है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा है क्या, तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा 3hc डिवाइडेड बाय, यहाँ पर hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये तो कट जाएगा, लैम्डा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना आएगा, 3 लैम्डा, लैम्डा डैश का मान। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य पूछी जानी चाहिए थी, जो कि कितनी होगी, 3 लैम्डा होगी। ऊर्जा कितनी होगी, तो आप सिंपली इतना ही करेंगे, 4e/3e में से, सॉरी 4e/3 में से e को घटा दीजिए, इतनी ऊर्जा का फोटोन होगा वो। तो कितना आएगा, 4/3 में से 1 को घटाओगे तो 1/3 आएगा क्या, 1/3e या e/3। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा तो e/3 होगी, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो फिर वो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य कितनी, 3 लैम्डा, इससे ज्यादा कितनी, 3 गुना। वैसे भी देखो ऊर्जा अंतराल कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। देख लो, यहाँ पे ऊर्जा अंतराल ज्यादा था इसलिए ये तरंगदैर्घ्य कम है, यहाँ ऊर्जा अंतराल कम है इसलिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। ठीक है, ऐसा समझिए, पता चल गया। कितना लिखेंगे, 3 लैम्डा लिखेंगे। समझ में आया ना ये, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत बार आते हैं बच्चों, सीबीएसई में तो ये पैटर्न बहुत कॉमन है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए, तो ये 8वां सवाल हो गया हमारा, नहीं 8वां नहीं 7वां, सॉरी 7वां सवाल हो गया। तो 2 केस बनाओ, 2 केस से आसानी से सॉल्व हो जाता है ये।
नेक्स्ट 8th वन, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग 2h डिवाइडेड बाय 2 हो तो उसकी ऊर्जा होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए उस पर्टिकुलर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी। तो पहले तो वो बोल रहा है कि कोणीय संवेग कितना दे रखा है, 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हमने लिखा ये होना चाहिए nh डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। 8वां सवाल कर रहे हैं, बराबर क्या, 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। वो दूसरे कक्षक में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो आपको वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि दूसरे कक्षक में ऊर्जा कितनी होगी। तो हमने बोला हाइड्रोजन के लिए En का फॉर्मूला होता है माइनस का r' डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, क्योंकि z का मान तो 1 रख देंगे फॉर्मूले में, है ना। अरे En देवताओं कितना था, माइनस का z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर r', ये था। हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो फिर फॉर्मूला तो यही बचेगा। चलो अब दूसरे कक्षक में ऊर्जा निकालनी है, सभी को पता है भाई, हालांकि करना नहीं चाहिए तो भी कर रहा हूँ। r' का मान कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 का भाग लगाएंगे अगर इसमें तो कितना आएगा देवताओं, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी को पता होना चाहिए वैसे भी दूसरे कक्षक में ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो माइनस का 3.4 देख लो भाई, कहाँ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना से ऑप्शन के अंदर, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। डन हो गया, चल सिंपल था ये सवाल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल अच्छा है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो अगला 9वां 9th वन, एक और बच्चों 7वां जो चैप्टर है उसका रिमेनिंग भाग जो है, मतलब मैंने आपको एक बार पहले भी टेस्ट का पेपर दिया था, उसमें हालांकि किसी बच्चे ने मेरे को सवाल नहीं पूछे कि कौन सा सवाल नहीं आया, और मेरे को उम्मीद नहीं है कि सभी ने पूरे के पूरे किए होंगे। मैं वापस से इस संडे को एक और पेपर अपलोड करूँगा, कम्युनिटी टैब में जाकर के देख लीजिएगा, आपको वहाँ वो पेपर मिल जाएगा 7th चैप्टर के लिए, उसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इन्हें प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, और खैर आपकी मर्जी है, आप करें तो। ऑलराइट 9th वन, उस उत्तेजित अवस्था की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क है, जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद मूल अवस्था में लौट आता है। फाइनली तो वो अपने घर पे ही आते हैं, मूल अवस्था में लौट आते हैं। ये सवाल बच्चों नोट कर लो, ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बात ध्यान में रखना, ये सवाल बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज करो किसी भी कक्षक के अंदर होगा, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में है, तो N2 लिखूं मैं, और एंड में पहुंच कहाँ रहा है, पहले कक्षक में पहुंच रहा है। यही तो बोल रहा है ना कि फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद मूल अवस्था में लौट आता है। मूल अवस्था मतलब N1 बराबर 1 होनी चाहिए, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, उस केस में इस मुख्य क्वांटम संख्या को ज्ञात करना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं हाइड्रोजन परमाणु मान लूं, ठीक है, ऐसा कर ले, हाइड्रोजन के लिए काम कर लेते हैं। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन के लिए हमें पता है 1/λ इज इक्वल्स टू होता है r, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। चलिए तो फिर ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू r, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस n2 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, क्या होगा r 1 हो जाएगा, ये तो -1/n स्क्वायर। स्टेप को बढ़ा दिया, एक और कुछ नहीं किया, सही करना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो ये हो जाएगा r, लघुत्तम लेना आता है ना, लघुत्तम लो, n स्क्वायर होगा, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये n स्क्वायर -1 आ जाएगा। डन, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा λr n स्क्वायर -1। डन हुआ ये। चलिए अब इसके बाद में क्या करना है, हमें n का मान चाहिए, तो सारे n एक ही तरफ होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा λr n स्क्वायर, और इसको वापस से 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का λr, ठीक है। ये वाला मान
एन स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये माइनस का लैम्डा आर तो उठा करके इस तरफ और ये एन स्क्वायर इस तरफ, तो लैम्डा आर बराबर क्या होगा, लैम्डा आर एन स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा, और ये इधर आ रहा है तो माइनस का एन स्क्वायर रहेगा क्या, एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ये होगा लैम्डा आर -1 इज इक्वल्स टू लैम्डा आर, तो एन स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई, इसका भाग लगा दो, लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा आर -1, ठीक है। तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा आर -1, ठीक है, ये इसका आंसर है। डन। चलो देखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास में है, तो हमें देखने को मिलता है कि शायद से ऑप्शन आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना, ओके सर, ए भी दिखाई दे रहा है, चलिए होगा यही, ओके सै नहीं दिखाई दे रहा, सैम के अंदर तो आर था ही नहीं, ए वाला ही है, सही है, लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा आर -1, ऑलराइट, पता चला ये। चलो तो देख लीजिएगा, फॉर्मेट यही होना चाहिए, गलती क्या कर सकते हो, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अगर ऐसा कर दिया ना तो फिर रामायण चेंज हो जाएगी भाई, ये बात ध्यान में रखना, फिर तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, ये जो यहाँ पर ये माइनस है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले में भी। ऑलराइट, चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, 10वां सवाल, दसवां सवाल क्या है, नीचे दिए गए प्राचालों में कौन सा सभी हाइड्रोजन सदस्य आयनों के लिए इसकी मूल अवस्था में समान है, एक मिनट, नीचे दिए गए प्रचालों में कौन सा सभी हाइड्रोजन सदस्य आयनों के लिए इनकी मूल अवस्था में समान है। हाँ अच्छा सवाल है बच्चों, हाइड्रोजन सदस्य मतलब हाइड्रोजन सदस्य तो होता है खुद हाइड्रोजन, लिथियम डबल प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन, ये है ना, ये हाइड्रोजन सदस्य हैं, इनका Z का मान अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, बच्चों इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल क्या होती है, तो हमने बोला Vn बराबर क्या होता है, Z डिवाइडेड बाय n इंटू V0। देखो ये Z के ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 रखोगे, हीलियम के लिए 2 रखोगे, लिथियम के लिए 3 रखोगे, n का मान स्मॉल n का मान तो 1, लेकिन Z का मान तीनों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो फिर वेग का मान तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, तो चलो ये तो समान नहीं होगा किसी के लिए भी। कक्षा की त्रिज्या होती है बच्चों Rn बराबर मैंने आपको क्या बताया था, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z A0 या फिर R0, जैसा भी आप लिखना चाहें। देखो ये भी Z पर निर्भर कर रही है ना, तो Z पे निर्भर कर रही है तो इसका मतलब चेंज होगा भाई, सीधी सी बात है, चेंज होगा, है ना, हाइड्रोजन के लिए अलग होगी, लिथियम के लिए अलग होगी, हीलियम के लिए अलग होगी। फिर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, देखो बहुत अच्छी क्वांटिटी है एलन, क्या होता है NH डिवाइडेड बाय 2 गौर कीजिए कहीं Z आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोणीय संवेग पहली कक्षा में हाइड्रोजन के लिए भी h/2 n का मान 1 रख दिया, हीलियम के लिए भी h/2 और लिथियम डबल प्लस आयन के लिए भी h/2, ये वो क्वांटिटी है जो तीनों में समान है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे होना क्या चाहिए, कोणीय संवेग। अगला और देख लो, परमाणु की ऊर्जा, नहीं भाई परमाणु की ऊर्जा भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस का Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर R डैश, आप देखेंगे कि ऊर्जा भी Z पर निर्भर कर रही है, तो फिर सभी की अलग अलग होगी, ठीक है, समझ में आया ये, तो कौन सा है, कोणीय संवेग, ठीक है, सभी का क्या होगा, समान होगा। ध्यान में रखना, उतार लो चाहे फॉर्मूला कि 3 फॉर्मूला में Z आ रहा है, अतः वो परमाणु के ऊपर निर्भर करती है, जबकि कोणीय संवेग निर्भर नहीं करता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ देखिए, हाइड्रोजन सदस्य किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह हो सकता है मूल अवस्था में, मतलब n बराबर 1 में उसकी ऊर्जा कितनी है, आंसर है En बराबर बोल रहा है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बोल रहा है
चलिए भाई, तो फिर वो आयन कौन सा हो सकता है? तो हमने बोला कि En का फॉर्मूला होता है माइनस का जेड स्क्वायर आर डैश डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई, हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, मूल एन की जगह 1 रखना है। तो जेड स्क्वायर आर डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 1 हो गया, इसका तो कोई फायदा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाता रहा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 136। ओके, 544 में 136 का भाग लगाओ तो पीछे देखो 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 4 आ रहा है क्या एंड में? तो इसका मतलब 136 को 4 से गुणा करोगे तो 544 आएंगे भाई। ठीक, तो फिर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। तो फिर जेड का मान कितना हो गया? 2। ठीक है, दूसरा परमाणु क्रमांक, दूसरा मतलब हीलियम। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसा ही तो करता है। चलिए, तो ये हो गया हीलियम। देखो भाई ऑप्शन हीलियम प्लस आयन लिखा हुआ है। ऑलराइट, अगला देखिए 12वां हाइड्रोजन परमाणु। ये 11वां डन हुआ ना? देखिए 12वां देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। अब ये देखो बीच में से आगे देखा जाए तो हमने लिखा UN बराबर होता है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। KQ1 Q2 तो ये तो जेड स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय RN, यही है। RN को थोड़ा सा समझा हमने, K तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जेड स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये सारे नियतांक है, इनका किसी और चीज से लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलो, RN क्या होता है बच्चों? n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z होता है। चलिए इनटू क्या? R0, z ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर R0। आप गौर करो n का आ रहा है नीचे, तो आप देखेंगे कि UN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, है घटती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाएंगे जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो घटती जाएगी, ऑप्शन कर लीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 4 से n बराबर 1 अवस्था तक संक्रमित करता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन संक्रमित कर रहा है कुल मिलाकर के। तब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिचित संवेग इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c, प्रकाश का वेग, मात्रक में है। बहुत अच्छा सवाल है। कहां से कहां की ओर? कहाँ से कहाँ की ओर जंप कर रहा है वो? तो हमें बोला गया है 4 से 1 में। तो 4 से 1 में अगर जंप कर रहा है तो ऊर्जा डेल ई होगा, यही है। डेल ई बराबर क्या? E4 माइनस E1, En2 माइनस En1 करते हैं। चलिए E4 अगर आप देखें तो ये कितना होगा? मेरे को क्या निकालना है? संवेग निकालना है, ऊर्जा। ऑल राइट, ये कैसे कर सकते हैं? देखिए ये मैं इसे ऐसे लिखूंगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। डन है, बराबर क्या? E4 माइनस E1, मान R में देखना है या किस में देखना है? ओके, संख्या तो मान है। तो चौथे कक्षक के अंदर कितना होती है ऊर्जा भाई? 0.85 इतनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी कैसी? माइनस की। माइनस पहले कक्षक में कितनी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। चलिए अब यहां पर देखो, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आपको पता होगा क्या भाई? संवेग P इज इक्वल्स टू क्या होता है? h डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, नहीं होता? सॉरी, संवेग जो है वहां से ही बोल रहा हूं मैं। तो लैम्डा बराबर h/p पढ़ा है, तो फिर P बराबर क्या होगा? h/लैम्डा होगा। सिंपल सा था। ठीक है, तो यहां पर ये क्वांटिटी आती है। ठीक, और मैं इसकी जगह P लिख दूंगा तो ये P इंटू सी हो जाएगा।
एक तरीका। दूसरा तरीका आप सभी को पता है, किसी भी फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc² से दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mc इंटू सी, द्रव्यमान गुणा वेग, क्या हो जाएगा उस फोटोन का संवेग गुणा c। तो फोटोन का जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला तो p इंटू सी होगा, ठीक है। तो मैं इस डेली की जगह डायरेक्ट पी से भी लिख सकता था, अदरवाइज इस फॉर्म से भी मैं लिख सकता हूं अगर मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले याद हों। तो कुल मिलाकर के समझिए मेरी बात को बच्चों, ये जो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया संवेग को c से गुणा किया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से आपको 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को घटाना है। कितना आएगा घटा करके देख लो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सवाल है। कितना आएगा, 12 के आसपास में आ जाना चाहिए। हाँ देखो, कोई 12 के आसपास में कोई संख्यात्मक मान दिख रहा है, ये 12.75 दिख रहा है मेरे को, तो इतना ही लिख लिया, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप करके देख लीजिएगा, आएगा तो इतना ही। तो फिर संवेग बराबर क्या हो जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा देवताओं, उसी मात्रक में बनाया है जिस मात्रक में पूछा है, आएगा। उतार लो इस वाले सवाल के लिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से उतार लीजिए इस चीज़ को। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इवन घटा करके देख लो ना देवताओं, 60 तो 25 बच गए। हाँ बिल्कुल सही है, 12.75 ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, अगला 14th क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जहां कोणीय संवेग कैपिटल L है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, EVR/2 होता है नहीं होता है। चलिए वो देख लेंगे, कैसे आएगा वो भी देख लेंगे। ये उतार लिए। अरे पता है ना वैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, EVR/2 निकाल रखा है अपन ने चैप्टर में, 8वां चैप्टर पढ़ा था, वहां निकाला था। चलो तो भी मैं बता देता हूं क्या होगा बच्चों, वो थोड़ा समझो। चुंबकीय आघूर्ण वैसे सदिश राशि है तो ये माइनस में भी इसका मान देखा जा सकता है, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा हूँ माइनस में दिखाई दे रहा है, तो सदिश राशि के हिसाब से वो चिन्ह को भी प्रेफर कर रहे हैं। हाँ भाई, तो M चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA, किसी वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय आघूर्ण, और इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता रहता है तो वो एक वृत्तीय कुंडली बना सकता था। फिर n का मान कितना, 1 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिर्फ I इंटू ए। I धारा होती, धारा बराबर क्या, Q/T, तो Q इलेक्ट्रॉन का आवेश डिवाइडेड बाय कैपिटल T आवर्तकाल इंटू A एरिया, ये चुंबकीय आघूर्ण। बाद में माइनस लगा दूंगा मैं फॉर्मूले में एंड में जाकर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश यूज किया जा रहा है। फिर ये क्या होगा, तो हमने लिखा E तो ऐसा का ऐसा, क्षेत्रफल कितना, चक्कर लगाएगी तो πr² बनाएगी, और T क्या है बच्चों, आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे होगा, दूरी 2πr बटे चाल, मैं लिखूंगा V। ऐसे ही करे, पाई से पाई तो जाता रहा, फिर एक आर से एक आर जाता रहा, V कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ER और V ऊपर चला गया, और नीचे क्या 2, तो ये हो गया 1/2 EVR। आप सभी को पता होगा ये चुंबकीय आघूर्ण है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, कैसे, अगर मैं इसे स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m से गुणा कर दूं। देखो अब थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ, क्या भाई, इससे हमें क्या फायदा हुआ, देखो फायदा भी पता चल जाएगा। 1/2 m तो नीचे रह गया, ठीक है। आप गौर करो, E को थोड़ा सा साइड में रखो, बगल में डाल लो, ये m देखो, MVR हुआ क्या, आ रहा है ना, ये स्मॉल m लिखना भाई, द्रव्यमान के पर्पज से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और MVR दूसरा बोर का जो अभिग्रहित है उसमें क्या होता है, MVR = NH/2π, होता है नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, NH/2π। तो फिर कैपिटल M = हालांकि ये मैं पहले कर चुका हूँ, 8वें चैप्टर में यही चीज हमने की है, क्या होगा NH/2π। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा NH डिवाइडेड बाय 4πm बराबर क्या, कोणीय संवेग, ठीक है। हाँ, और
ये n इसकी जगह l लिखा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन में l दिया हुआ है, तो मैं इसको l लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या 2m, ठीक, और ये m हो गया, है ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, डन हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देखें, ऑप्शन 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 कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरे को तो ऑप्शन, अपन ने कहीं गलती की है क्या? हाँ गलती की है, इसी को तो छोड़ ही दिया, इसी को तो छोड़ ही दिया, तो ये ई तो आएगा ही आएगा। माइनस का ई एल डिवाइडेड बाय 2m, माइनस का ई एल डिवाइडेड बाय 2m, बे ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों, ठीक। मेरी तरह ऐसे मत छोड़ देना, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल था तो मैच कर लिया अपन ने। ओके 15th क्वेश्चन देखें, सभी पढ़े एक बार के लिए, इसे कर लो एक बार के लिए, पहले इसको उतार लो, उसके बाद में 15वां सवाल करते हैं। बच्चों फॉर्मूलाज जितने ज़्यादा रखोगे अपने पास में, जितने ज़्यादा याद कर पाओगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है, हर बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके चलिए देखो आगे देखते हैं 15वां सवाल। जब एक हाइड्रोजन परमाणु, ये उतार लिया होगा ना, देखो, जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसका कोणीय संवेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर के कोणीय संवेग में परिवर्तन बोल रहा है वो, कौन सी से? मूल अवस्था मतलब n बराबर 1 से, कहाँ पर जा रहा है? n बराबर 2 में जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन, तो मैं लिखूंगा कोणीय संवेग डेल l बराबर क्या होगा, L2 माइनस L1, दूसरे में संवेग और पहले में संवेग, कोणीय संवेग, दूसरे में कितना होगा, NH/2π होता है बच्चों, NH/2π मतलब 2h डिवाइडेड बाय 2π माइनस NH/2π, n की जगह 1 रखेंगे तो 1h को तो h लिख दूं बटा 2π, 2h/2π में से h/2π को घटाओगे तो कितना आएगा, h/2π आएगा, नहीं आएगा देवताओं, इतना कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और h/2π आपको याद होना चाहिए, वो अनिश्चितता वाली परिकल्पना थी ना, किसकी, हाइजेनबर्ग की, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से h/2π का मान मैंने लिखा था वहां पर, कितना 1.054 लिखा था, इंटू 10 टू द पावर कितना, -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इतना आना चाहिए, ऑप्शन मैच कर लो। हाँ ये बे ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें हो गई होंगी। अब देखो आपको आगे एक एक नंबर के सवाल दिखाई दे रहे होंगे, वो सवाल एक बार के लिए मैं जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ आपको। पहला सवाल देखिए, परमाणु का समस्त धनावेश इसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म के क्षेत्र में संकेंद्रित होता है, यह किस प्रयोग द्वारा पता चलता है? भाई रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसी से पता चलता है कि नाभिक में ही सारा आवेश जो है वो क्या होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। तो प्रयोग का नाम क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। दूसरा देखिए, परमाणु संरचना से संबंधित रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां। पहली कमी, ये परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। 1 नंबर का ही सवाल है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। तो 1 नंबर का सवाल है तो उतना ही छोटा लिखेंगे। तो पहला क्या, यह परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। दूसरा, यह परमाणु के स्पेक्ट्रम को या रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। कंप्लीट। चलिए अगला देखो, हाइड्रोजन परमाणु में यदि किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/π है तो यह कौन सी कक्षा में स्थित है? देखो मैंने आपको बोला था इस तरीके के सवाल आते हैं, किसी कक्षा में कोणीय संवेग का मान h/π है तो फिर वह कौन से में होगा? तो कोणीय संवेग NH/2π होता है भाई। तीसरे नंबर का सवाल कर रहा था, बराबर क्या, h/π, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो n/2 बराबर कितना, 1, तो n बराबर कितना होगा, 2। हालांकि शायद मैंने इस हिसाब से ये सवाल मैंने आपको करवा रखा है। चलिए तो ये हो जाएगा। फिर देखो, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती हुई सभी को पता है? अरे पता ही नहीं, पता अब तक तो पता हो जाना चाहिए, पर अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो 5वां सवाल, किसी हाइड्रोजन समपरमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो हाइड्रोजन सम बोल रहा है, हाइड्रोजन जैसा है, हाइड्रोजन नहीं है। और उसकी पहली कक्षा के अंदर ऊर्जा कितनी दे रखी है बच्चों, -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, तृतीय कक्षा में इसकी ऊर्जा कितनी होगी उसी परमाणु की। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो बोल रहा है कि En बराबर कितना है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए En, और वो भी कौन से, पहले कक्षा के लिए बोल रहा है। हाँ, बोर कक्षा पहली कक्षा ही होती है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये E1 का मान है भाई कितना, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन हो गया। चलो मैं इसको अगर मैं समझता हूँ, तो Z नहीं पता, हाइड्रोजन जैसा बोल रखा है, हाइड्रोजन नहीं पता, तो मैं बोलूँगा कि ये Z² डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इंटू R डैश माइनस बराबर कितना, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के -Z² R डैश का मान कितना है, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक आपके पास में क्या आ गया, कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, अब बोल रहा है तीसरी कक्षा में ऊर्जा, तो हमने बोला तीसरी कक्षा में ऊर्जा E3 होगा, और ये क्या होगा, -Z² R डैश डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अरे नीचे n का स्क्वायर लिखते हैं देवताओं, है ना, n का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो -Z² R डैश की जगह मैं लिखूंगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें भाग लगाएंगे किसका, 9 का। कितना, 3 तिया 9, सॉरी ये तो 3 तिया 9 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, 9 × 27 होगा, 9 × 27 3, फिर ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट तो है ही 0, 9 दूनी 18, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा होगी 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऋणात्मक की। ठीक है, पता चला कैसे किया, आपने पहले ये मान निकाला और इस मान को उठा करके जो भी वो पूछ रहा होगा उस कक्षक में अपन काम कर लेंगे। ठीक है, ओके। छठा सवाल देखें, ये बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की, ये तो उतार लोगे बच्चों, उतार लेना इस चीज को, है ना। हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात सभी को पता है, पहली दूसरी और तीसरी का तो अनुपात मैं लिखा के क्या हूँ, कितना भाई, त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9। अब वो बोल रहा है विभिन्न, तो वो 3 तक तो रुका नहीं, आगे चल रहा है, तो इसका मतलब आप अनुपात लगाओ, डॉट 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 छोड़ दो कि वो भाई वर्ग करता रहे, वो मैंने तो 3 का बता दिया, तो आगे तेरी शर्त है तू निकालता रहे। इसको मैं क्या बोलूँगा, R1:R2:R3 डॉट 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 बराबर कितना होगा, 1:4:9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हाँ भाई। 7वां सवाल देखें, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। देखो एक सवाल मैंने आपको दिया था, कम्युनिटी बॉक्स में देखा होगा, और बहुत सारे बच्चों ने वो सवाल पूर्णतः गलत किया है, पूर्णतः गलत किया है। देखिए आंसर बताता हूँ मैंने क्या बोला था कि आपको स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात देखना है। तो पहले गतिज ऊर्जा बोला था, फिर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात देखना था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो पहले तो अपन ये समझे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले कक्षक में ऊर्जा कितनी, तो हमें पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी पहले कक्षक में, समझो उतनी की उतनी, लेकिन ऐसा माइनस का E1, माइनस के चिन्ह से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान में रख लेना पहले कक्षक में गतिज ऊर्जा, और जो इस सवाल में पूछा हुआ है स्थितिज ऊर्जा वो और बता देता हूँ। तो हमने लिखा स्थितिज ऊर्जा 1 पहले कक्षक के लिए, सीधी सी बात है कुल ऊर्जा का हमेशा दुगनी होती है। तो पहले कक्षक के लिए बोलिए, इसलिए 2E1 लिखूंगा। nवें कक्षक के लिए होता है 2En आता है, UN बराबर 2En आता है, सभी को पता है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा, E1 का मान कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन हो गया क्या, ये U1 का मान है। कुल मिलाकर के U1 हो गया माइनस, आप इसको ऐसा लिख दो, 2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये U1 का मान हो गया। सवाल मैंने क्या आ गया क्या, ये तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, वो लिख लीजिएगा इस सवाल में। मैंने जो आपको सवाल दिया था कुछ ऐसा पूछा था कि K1/U1 बताओ, K1 का मान कितना, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, U1 का मान कितना, माइनस का 2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काटो कितना आएगा, माइनस का 1/2 K1/U1। आंसर ध्यान में रख लो, ये है माइनस का 1/2 है। बहुत सारे बच्चों ने 2 लगा रखा है, गलत है बच्चों।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखोगे। और जिन्होंने वहाँ पे टिक किया है वो अपने आंसर को चेंज कर लीजिए प्लीज़, इसे -1/2 के ऊपर वापस से वोट कर दीजिएगा, आपका वो चेंज हो जाएगा आंसर। लेकिन वो करो बच्चों, आपने तो 2 को ही बना रखा है, वो सॉल्यूशन गलत है वो। समझ में आया ये? आना ही चाहिए। अगला देखो 8वां सवाल, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम ली जाए तो चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? अरे बहुत सिंपल है। कौन से नंबर का सवाल है ये? 8वां। क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि पहली बोर कक्षा की त्रिज्या, पहली बोर कक्षा की त्रिज्या मतलब R1 कितनी? 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वैसे R होता क्या है? तो हमने लिखा Rn बराबर होता है n² डिवाइडेड बाय ZR0। डन। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, तो ये तो हटा दो, तो n² R0 लिख दो हाइड्रोजन के लिए, सिंपल हो गया। चलिए पहली के लिए मैंने लिखा R1 बराबर क्या? n², तो 1 का स्क्वायर R0। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे को ये पता चला कि R0 का मान वो कितना रखवा रहा है? 0.5 एंगस्ट्रॉम रखवा रहा है ना। R1 का वैल्यू उसने दिया हुआ था, वो पुट कर दिया। R0 की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब वो कौन सी में पूछ रहा है? चौथी में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? Rn बराबर n² R0, तो मतलब R4 बराबर होगा 4 का स्क्वायर R0। 4 का स्क्वायर होता है 16, गुणा करोगे किससे? 0.5 एंगस्ट्रॉम से, जो दिया हुआ है। R0 का मान मन से नहीं लिखना, जो दिया हुआ है उसी से। ठीक है, तो 16 को 0.5 से गुणा करोगे, 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 गुणा 16 कितना होगा? 8। आंसर आएगा 8 एंगस्ट्रॉम। चौथी कक्षा की त्रिज्या कितनी है? 8 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो डेटा दिया हुआ है ना बच्चों, उसी से काम करना है। हालांकि हमें पता है 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन सवाल में जब दिया हुआ है तो फिर उसी डेटा को यूज करो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना 9वां सवाल। देखिए, बामन श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य लिखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अंतिम रेखा आती कहां से वो मैं बता देता हूं। देखो, बामन श्रेणी मतलब दूसरे नंबर की श्रेणी, दूसरे नंबर की श्रेणी है, इसका मतलब n1 का मान तो 2 फिक्स है। अब इसकी पहली रेखा तो आती है जस्ट ऊपर वाले से, मतलब 3 से, और इसकी अंतिम रेखा आती है अनंत वाले से। वो स्पेक्ट्रम याद करो, स्पेक्ट्रम याद करोगे तो आपको पता चलेगा। पहली रेखा तो तीसरे नंबर से आती है और लास्ट वाली रेखा अनंत वाले से आती है। तो n2 का मान कितना? अनंत। तो आपको तरंग दैर्घ्य याद करनी है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बताओ भाई होगा नहीं होगा? मान रखते ही आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आएगा ही आएगा। ओके, बोर सिद्धांत में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण से संबंधित गणितीय सूत्र क्या है? भाई दूसरे नंबर का है mvr = nh/2π। किया है नहीं किया है? तो ये कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखो। अब आपको उन 500 श्रेणियों में से नाम लिखना है जिसकी कुछ रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। बामन श्रेणी। ठीक है, कौन सी है वो? बामन श्रेणी है। अगला देखिए, बोर सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या किस परिकल्पना के आधार पर की गई? बच्चों कौन सी परिकल्पना थी? डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग की परिकल्पना। ठीक है, डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगों की परिकल्पना के आधार पर उसे सिद्ध किया गया। मैंने सिद्ध करवाया भी है, लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलना ही चाहिए क्योंकि करवाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए ना बच्चों, तो ये मान के चलो आपके जो बड़े वाले सवाल है ना, अंकिक सवाल, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, अच्छे से हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल देख लिया करो बच्चों। न्यूमेरिकल का बच्चे बोलते तो हैं कि सर लास्ट वाले वीडियो में लिखा हुआ है कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करवाते हो। अरे बच्चों, अगर आप लगातार वीडियोज़ को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा न्यूमेरिकल करवाता हूँ। मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा बुक का। ठीक है, हर बार मैंने आंकिक सवाल पूरे करवाए हैं, इसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ। और क्या चाहिए? आपसे पूछता भी हूँ कि अगर आपका कोई न्यूमेरिकल है तो वो प्लीज़ मेरे को सेंड कर दो। ठीक है, आपको या तो व्हाट्सएप के ऊपर उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, वो खुद ही रिप्लाई कर देते हैं कि सर ये सवाल ऐसे ही होने चाहिए ना, और ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो चलिए, आप इसी तरीके से
वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, और ये जो लाइव वीडियो जब भी आता है ना, प्लीज़ बच्चों शेयर कर दिया करो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में, इसका लिंक शेयर कर दिया करो जिससे वो भी देख पाएँ, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।